नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे ज्यामिति में त्रिभुज। त्रिभुज की कुछ विशेषताएं, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर प्रकार, भुजाओं के आधार पर प्रकार, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके बाद में त्रिभुज से संबंधित किस प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या थ्योरम है, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, किस प्रकार इसके प्रश्न बनते हैं। त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका त्रिभुज में इस तरह से है कि एक त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यह शीर्ष है और इससे सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती। अब इसमें इसकी परिभाषा लिख लीजिए। एक शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। एक शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। और एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती है। एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती है। एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होंगी, मतलब तीन शीर्ष है और तीन भुजाएं। तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, जैसे ये रेखा इधर, ये दो बराबर भाग हो गए, और ये रेखा इधर, जैसे ये दो बराबर भाग हो गए ये। और ये तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर आपस में कटेगी। तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु, तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक, केंद्रक, केंद्र, गुरुत्व केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, नाम अलग अलग है एक ही। तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक, केंद्र, गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ये तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है और ये सभी प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। जो केंद्र होता है वो त्रिभुज के अंदर हमेशा स्थित होता है। सभी प्रकार के त्रिभुजों में केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। कोई सा भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, समकोण त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसका जो केंद्र है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होगा, त्रिभुज के भीतरी भाग में स्थित होगा। और केंद्र पर ये ए बी सी जैसे त्रिभुज था, ये इसकी माध्यिका ए ई डी, ए डी, ये सी ई और ये बी एफ, ये यदि इसकी माध्यिकाएं हो तो, और इसके केंद्र को, गुरुत्व केंद्र को जी नाम दे दिया, जैसे ये गुरुत्व केंद्र जी, तो ये जी पर ए डी का 2:1 में विभाजन होगा। माध्यिकाएं केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती हैं। माध्यिकाएं
केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती है। माध्यिकाएं केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती है, जिसका शीर्ष हिस्सा 2 अनुपात और शेष हिस्सा 1 अनुपात होता है। जिसका शीर्ष हिस्सा 2 भाग व शेष हिस्सा 1 भाग होता है। ये 2:1 में ये शीर्ष हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा है ये 2 होगा और ये शेष जो भुजा की तरफ है ये 1 होगा। इसमें भी ये शीर्ष है BG 2 होगा और GF 1 होगा, ये GC 2 होगा और EG ये 1 होगा। 2:1 में 2 भाग शीर्ष की ओर 1 भाग शेष भुजा की ओर होता है। तो यहाँ पर ये AD माध्यिका का जो विभाजन हुआ है AG/GD, ये है AG का अनुपात है 2 और GD का अनुपात है 1। ये इंपॉर्टेंट बात है कि माध्यिका केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती है। शीर्ष हिस्सा 2 अनुपात और शेष हिस्सा 1 अनुपात होता है। तो ये माध्यिकाओं से संबंधित कुछ थ्योरम जो आपको याद रखनी है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्र, केंद्रक, गुरुत्वकेंद्र या द्रव्यमान केंद्र, मतलब जिसका द्रव्यमान या भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो ये द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। सभी प्रकार के त्रिभुजों में केंद्र त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है। माध्यिकाएं केंद्रक पर 2:1 में विभाजित होती है, जिसका शीर्ष हिस्सा 2 भाग और शेष हिस्सा 1 भाग होता है। अगला, त्रिभुज की एक माध्यिका ये इस तरीके से खींचते हैं और जैसे आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं और भुजाओं की लंबाई के आधार पर माध्यिकाओं का क्रम भी बता सकते हैं। इसमें एक ऐसे लाइन है, सबसे छोटी भुजा के सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे बड़ी होती है। जैसे अपने इसमें तीनों माध्यिकाएं खींच लेते हैं कि ये तीनों माध्यिकाएं हैं, ये D E E F। अब इसमें सबसे बड़ी माध्यिका कौन सी होगी, सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होगी, इसका यदि पता लगाना हो तो इसके लिए अपने पास भुजाएं होनी चाहिए कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है और सबसे छोटी भुजा कौन सी है। मान लीजिए आपको दे रखा है कि AB सबसे बड़ी भुजा है, BC सेकंड नंबर की भुजा है और AC सबसे लास्ट की भुजा, मतलब AC सबसे छोटी भुजा है। यदि ये दिया हो तो इसके अनुसार आप माध्यिकाएं बता सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने की माध्यिका सबसे छोटी होगी। AB सबसे बड़ी भुजा है, मतलब ये जो सबसे छोटी माध्यिका कौन सी होगी, EC होगी। सबसे बड़ी भुजा के सामने की माध्यिका छोटी और सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे बड़ी। तो अब इसमें से आपको इसी तरह से क्रम लिखना हो तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, AC। सबसे छोटी कौन सी है, AC। ये A और ये C, ये सबसे छोटी भुजा है, मतलब इसके सामने की माध्यिका BF ये सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी माध्यिका BF। उसके बाद भुजा BC के सामने की माध्यिका AD, ये AD। और सबसे बड़ी भुजा AB के सामने की माध्यिका EC, ये सबसे छोटी होगी।
बड़ी भुजा के सामने की माध्यिका छोटी और छोटी भुजा के सामने की माध्यिका बड़ी होती है। तो इस प्रकार माध्यिकाओं का क्रम भी आप पता कर सकते हैं, कौन सी माध्यिका सबसे बड़ी होगी, कौन सी माध्यिका सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र भी है। ये ए बी सी और इसमें एक माध्यिका ए डी, और ये माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। एक माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इस त्रिभुज एबीसी में आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। इसके लिए अपोलोनियस प्रमेय, अपोलोनियस प्रमेय से माध्यिका ज्ञात की जाती है, और इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, ए सी प्लस ए बी बराबर 2 ए डी का स्क्वायर प्लस इन दोनों में से कोई एक, बी डी लिखो चाहे डी सी लिखो, दोनों ही बराबर होगी। बी डी और डी सी बराबर होंगे, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं और डी सी लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है अपोलोनियस प्रमेय। इस प्रमेय की सहायता से माध्यिका ज्ञात की जाती है कि दो भुजाएं, तीनों भुजाएं दे रखी हो तो आप माध्यिका ज्ञात कर सकते। तीनों भुजा मतलब जैसे ये भुजा दी, ये भुजा दे दी और ये पूरी भुजा दे दी, तो आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, ए बी और ए सी के वर्गों का योग बराबर 2 गुणा ए डी माध्यिका के वर्ग का योग, ये माध्यिका के वर्ग का योग, प्लस ये बी डी का वर्ग लो या डी सी का वर्ग लो, कोई एक ले लीजिए। ये अपोलोनियस प्रमेय है, और इस प्रमेय की सहायता से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। जनरल जैसे अपन उदाहरण लिखें, ये आपको दे दी कि भुजा 8, ये भुजा 10 और ये भुजा 6, और माध्यिका ज्ञात करनी। माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका लिख लीजिए ए डी, ये बी और ये सी। अब ये 6 थी पूरी भुजा, तो ये 3 होगी यहाँ तक, और इधर भी ये कितनी होगी, 3 होगी। कि माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटती, पूरी भुजा 6 है तो ये 3। अब आपको माध्यिका कौन सी ज्ञात करनी। कई बार प्रश्न ऐसे भी होता है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं देके पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी माध्यिका ज्ञात करो, सबसे छोटी माध्यिका ज्ञात करो। तो यह कैसे पता चलेगा, इसके लिए इससे पहले वाला कि सबसे बड़ी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे छोटी। अब अपन जो माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं ये सबसे बड़ी माध्यिका है, क्योंकि सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका, ये सबसे छोटी भुजा 6 और इसके सामने की माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी भुजा के सामने की माध्यिका सबसे बड़ी होगी। मतलब अब जो अपन माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं एडी, ये एडी इस त्रिभुज में सबसे बड़ी माध्यिका है, और एडी की लंबाई ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला, ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 10, ये 10 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा ए डी का स्क्वायर, ए डी माध्यिका ज्ञात करनी है, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी डी की लंबाई है 3 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से हल करना। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 164 164, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 64 100 164 बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का भाग 164 में, 8 4 में 2 बार 82, 16 में 2 का भाग 8 बार 4 में 2 का भाग 2, ये 82, 2 का उधर भाग दे दिया गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9 घट जाएगा 82 में से, 81 में से 9 जाता है 72, 82 में से जाएगा तो 73, ये 73, और x बराबर √73, वर्गमूल करना स्क्वायर का मान है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, वर्गमूल 73, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपोलोनियस प्रमेय की सहायता से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट, एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, मतलब ये और ये क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों
या क्षेत्रों में या क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। एक माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्षेत्रफल 1 और बराबर क्षेत्रफल 2। क्षेत्रफल 1 मतलब 1 नंबर एरिया, इसका जो क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एक त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD माध्यिका ऐसा लिखा होगा कि त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल दे दिया और ABC का पूछ लिया, पूरे का डबल हो जाएगा। जितना ये होगा, एक ने एक मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दोनों बराबर क्षेत्रफलों का है तो 30 ये है तो 30 ये होगा, क्योंकि माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है। 30 और 30 पूरे त्रिभुज का कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यदि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींच दी जाए, ये तीनों माध्यिकाएं, ये त्रिभुज ABC, इनकी माध्यिकाएं AD, EC और BF हो तो अब इसमें जो टोटल त्रिभुज बनेंगे वो 1 2 3 4 5 और 6 बनेंगे। तीनों माध्यिकाएं खींचने से इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे और ये 6 के 6 क्षेत्रफल में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सारे त्रिभुज क्षेत्रफलों में बराबर होंगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। यदि AD, EC व BF माध्यिकाएं हो तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 3 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 4 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 5 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 6 का क्षेत्रफल बराबर 1/6 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6वां हिस्सा होता है, क्योंकि इसके अंदर कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। टोटल 6 भाग हो गए और 6 के 6 क्षेत्रफल में बराबर होंगे। किसी एक का भाग दे के पूछ लिया जाता है या इन दोनों का मिला के पूछ ले कि पूरे त्रिभुज का इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, या फिर तीनों का कितना होगा, या फिर चारों का। इस तरीके से पूछा जा सकता है, कोई एक का पूछा जा सकता है। और एक इसमें स्पेशल थ्योरम भी है और आगे वो भी याद रखनी है। तीनों माध्यिकाएं खींचने के बाद यदि ये लाइन ऐसे खींच दी जाए तो एक और त्रिभुज बनता है। ये केंद्र G, ये E और F। तो ये त्रिभुज GEF का क्षेत्रफल किसी एक हिस्से का आधा होता है, एक हिस्से का आधा होता है और पूरे बड़े त्रिभुज का 12वां हिस्सा होता है। पूरे बड़े त्रिभुज 1/12 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। GEF का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज मतलब बड़े त्रिभुज के 12वें हिस्से के बराबर होता है। ये क्षेत्रफल 12वें हिस्से, ये सारी माध्यिकाएं, ये जो टोटल थ्योरम थी वो माध्यिकाओं से संबंधित है। तो इस तरह से माध्यिकाओं से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। माध्यिका होती क्या है, माध्यिकाएं किस प्रकार होती है। अगला, अगले में माध्यिका और केंद्रक देके कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है। ये इसका G केंद्रक है, ये ABC त्रिभुज है, AD माध्यिका है।
GD बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो AD बराबर कितना होगा, इस तरह से GD दिया हुआ है और AD पूछ लिया जाता है। AD पूरी माध्यिका, G केंद्रक, G केंद्रक है, GD का मान दे रखा 5। तो अब इसमें वो 2:1 में विभाजन वाली थ्योरम लगानी कि माध्यिका केंद्रक पर 2:1 में शीर्ष हिस्सा 2 और शेष हिस्सा 1, ये एक हिस्सा, और इस एक हिस्से का मान कितना है 5। एक हिस्सा 5 है, 2 हिस्से कितने होंगे 10 होंगे, ये डबल होता है, ये 5 है तो ये 10 होगा, और टोटल मिला के माध्यिका कितनी हो जाएगी, तो 5 + 10 बराबर कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। AD का मान कितना हो जाएगा 15। ये 5 है, ऊपर वाली इससे डबल 10 होगी, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी तो 15 हो जाएगी। ये माध्यिका से संबंधित कुछ थ्योरम्स। अब नेक्स्ट, कोण का समद्विभाजक। किसी एक कोण का यदि समद्विभाजन करें तो वो सम्मुख भुजा को कहीं न कहीं काटेगा। ये कोण का समद्विभाजक मतलब दोनों तरफ के क्या है बराबर हिस्से हुए, कोण का समद्विभाजक। तो एक त्रिभुज में 3 कोण होंगे तो तीनों कोणों के समद्विभाजक होंगे। तो तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे कि ये इस कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, ये इस कोण का समद्विभाजक, ये कोणों के समद्विभाजक मतलब उस कोण के 2 बराबर भाग करने वाला रेखाखंड। ये जो 3 रेखाखंड इस प्रकार जहां पर मिलेंगे, कोणों के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं अंतःकेंद्र। तो यह है अंतःकेंद्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंतःकेंद्र क्या है, किस तरह से? अंतःकेंद्र त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। अंतःकेंद्र त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है। अंतःकेंद्र क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जहां पर आपस में मिलेंगे उसको अंतःकेंद्र कहते हैं। ये त्रिभुज ABC और अंतःकेंद्र को नाम दे दिया जैसे O इसका अंतःकेंद्र है। अब इनका भी नाम जैसे D, ये E और ये F लिख लीजिए। अब ये जो अंतःकेंद्र है ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अंतःकेंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। अंतःकेंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है मतलब ये केंद्र इस भुजा से और इस भुजा से बराबर दूरी पर स्थित है। मतलब जो लंबाई है OE, OF और OD ये तीनों आपस में क्या होगी बराबर होगी, और इसी लंबाई को अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से लिखा जाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त है उसे अंतःवृत्त, और उस अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, और ये होगी OE, OF और OD तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है। मतलब इस त्रिज्या से आप इस तरह से यदि वृत्त खींचेंगे तो ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ गुजरेगा इस तरीके से। ये अंतःवृत्त, अंतःकेंद्र से जो अंत त्रिज्या है उससे यदि वृत्त खींचेंगे वो तीनों भुजाओं से स्पर्श करता हुआ गुजरेगा।
और इसको अंतःवृत्त बोलते हैं, और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या r। अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला भी होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर डेल अपॉन s। डेल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे s का मतलब है अर्ध परिमाप, s का मतलब है अर्ध परिमाप। डेल अपॉन s ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है, r बराबर डेल अपॉन s, जिसमें डेल ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, s अर्ध परिमाप है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग देंगे तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। अब ये अंतःवृत्त, अब ये जो अंतःकेंद्र है ये भी सभी प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अंतःकेंद्र सभी प्रकार के त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। अंतःकेंद्र सभी प्रकार के त्रिभुजों के अंदर स्थित होता है। अंतःकेंद्र सभी प्रकार के त्रिभुजों के अंदर स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर ही ये अंतःकेंद्र स्थित होता है। अब इसमें समकोण त्रिभुज में इनमें अलग अलग अंतःकेंद्र ज्ञात करने के फॉर्मूले भी है कि समबाहु त्रिभुज में भी अलग है अंतःकेंद्र की त्रिज्या ज्ञात करने का, समकोण त्रिभुज में अलग है, फॉर्मूले भी है। फॉर्मूले सारे एक साथ लास्ट में लिख लेंगे। अब इसमें एक अंतःकेंद्र की एक थ्योरम बनती है कि कोणों के समद्विभाजक जैसे यहां पर मिलते हैं, ये ओ अंतःकेंद्र है, मतलब ये कोणों की समद्विभाजकों से यहां पर मिलते हैं। अंतःकेंद्र कोणों के समद्विभाजक यदि यहां पर मिलते हैं, ये कोण ए जैसे और बी सी, इसमें कई बार इन दोनों कोणों का संबंध आपस में पूछा जाता है। ये कोण और ये कोणों का संबंध आपस में, कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि ये कोण दे के ये कोण पूछ लिया जाए, या फिर ये कोण दे के ये ऊपर वाला कोण पूछ ले, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है। अंतःकोणों के समद्विभाजक या अंतःकेंद्र दिया हो, वो अंतःकेंद्र है, अंतःकेंद्र दिया हो चाहे कोणों का समद्विभाजक दिया हो, ऐसे लिखा हो कि ओ बी और ओ सी कोण बी और सी के अर्धक है। अर्धक मतलब समद्विभाजन हो गए दो बराबर भागों, ओ बी और ओ सी अर्धक है कोण बी और कोण सी के, या फिर लिखा है कि वो अंतःकेंद्र है। दोनों कंडीशन में ये थ्योरम लागू होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस a/2, कोण एक आधा, कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, 90 और इसके साथ में इस a/2, जैसे कि मान लो आपको a कोण का मान दे दिया हो, ये O B C और ये A और ये आपको दे दिया जैसे 50 डिग्री। अब आपको ये पूछ लिया कि कोण BOC बराबर कितना होगा, कोण BOC कितना होगा। BOC ज्ञात करने के लिए ये दिए होना चाहिए वो अंतःकेंद्र है या फिर ये कोणों के अर्धक है। OB और OC कोण B और C के अर्धक है, इस तरह लिखा हो चाहे वो अंतःकेंद्र लिखा हो, दोनों कंडीशन में कोण BOC बराबर 90 प्लस a/2, a कितना है 50/2, 50 में 2 का भाग कितनी बार 25 बार, 90 प्लस 25 और 90 में 25 जोड़ेंगे तो 115, तो ये कोण BOC का मान कितना आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा 90 प्लस a/2 से। अब इसमें और कि आपको ये थ्योरम यदि याद नहीं रहती, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा आई और प्रश्न आ गया और आपको ये भूल गया कि 90 प्लस a/2 था, 90 माइनस a/2, क्योंकि दो है, एक 90 माइनस a/2 की अगली थ्योरम है, तो कंफ्यूज हो जाते। तो उसके लिए यदि इस प्रकार की समस्या आ जाए तो आप ऐसे करेंगे कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है भाई, त्रिभुज है और उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, जिसमें से A का मान कितना है 50 प्लस B और प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब ये जो कोण है ये B/2 है क्योंकि अर्धक है आधा, और ये जो कोण है वो C/2 है। ये दो कोण ज्ञात होंगे तो ये कोण ऊपर वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं, ये B/2 और ये C/2, तो 50 पहले उधर घटा लो,
बी प्लस सी बराबर 129 हो जाएगा। 180 में से 50 घटेंगे 130। अब बी बटे 2 और सी बटे 2 यदि ज्ञात करते हैं, बी बटे 2 और सी बटे 2, तो 130 में 2 का भाग दे दो, 130 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा 65 बार। ये बी बटे 2 और ये सी बटे 2 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, बी का आधा और सी का आधा। अब दूसरे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में लेंगे तो बी का आधा प्लस सी का आधा और प्लस कोण ओ बराबर मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये कोण ओ, ये बी का आधा और ये सी का आधा, तीनों 180 होना चाहिए, जिसमें बी का आधा और सी के आधे का मान है 65 प्लस आपका ये कोण ओ और बराबर 180। तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65। 180 में से 65 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 115 डिग्री बचेगा। तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। थ्योरम याद हो तो याद के तरीके से। अंतः केंद्र है ये, अंतः केंद्र कोणों का समद्विभाजक से बनता है। कोण के अर्धक दे रखे हो, कोण के समद्विभाजक दे रखे हो, चाहे अंतः केंद्र दे रखे हो, ये इस तरह की थ्योरम और ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। काफी कंपटीशन एग्जाम पूछा, जैसे पिछले रीट में भी ये पूछा गया था प्रश्न, ये सेम प्रश्न पिछले रीट के पेपर में पूछा भी गया था इसी तरह का। अब एक और थ्योरम, ये अंतः केंद्र कोणों के अंतः समद्विभाजक। अब बाह्य समद्विभाजक भी कई बार प्रश्न बनता है। ये त्रिभुज एबीसी, ये कोण बी और कोण सी के 22 कोणों के समद्विभाजन से यहां पर कोण बनेगा। ये बाह्य कोण का समद्विभाजन है। बाह्य कोणों के समद्विभाजन से, जैसे इसको ओ डैश लिख लीजिए, पहले वाला ओ था, ये ओ डैश, अंदर वाला कोणों का जो अंतः केंद्र वो ओ है और ये ओ डैश लिख लीजिए ये। तो इस तरह से यदि बाह्य कोणों के समद्विभाजनों से भी इस तरह से यदि प्रश्न बनता है, तो ये कोण जो है कोण बी ओ डैश और सी, इसका मान होता है वो 90 माइनस a/2। कोण बी ओ डैश सी बराबर 90 माइनस a/2। ये भी उस तरह से त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजन से 22 कोण ज्ञात करके उससे कर सकते हैं। और आप सीधा ये याद भी रख सकते हैं, 90 माइनस a/2, पहले वाला था अंत वाला 90 प्लस a/2 और बाहर वाला 90 माइनस a/2। ये इस तरीके से थ्योरम है। अब आपको जैसे ये कोण दे दिया गया कि 60 डिग्री या 40 डिग्री दिया है, ये कोणों के अर्धक है, 22 कोण के अर्धक है, ये ध्यान रखना। ये ओ डैश बी और ओ डैश सी जो है वो कोण बी और कोण सी के बाह्य कोणों का अर्धक है, बाह्य कोणों के समद्विभाजन है। और बाह्य कोणों के समद्विभाजन से ये जैसे कोण बनाए ओ डैश, इस ओ डैश कोण का मान जो आएगा वो 90 माइनस a/2 आएगा। जैसे अब ये ज्ञात करना, वो 40 दिया है, कोण बी ओ डैश सी बराबर 90 माइनस 40 का आधा, 40/2 मतलब 20, 90 में से कितना घटाएंगे 20, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। कोण बी ओ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाह्य अर्धक और अंत अर्धक दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अंत अर्धक 90 प्लस a/2, बाह्य अर्धक 90 माइनस a/2। और ये बाह्य अर्धक यदि ज्ञात करना हो तो इस तरह से प्रश्न बनेगा। आगे प्रश्न भी हल करेंगे अपन, कई प्रश्न भी आएंगे। ये अर्धक है ओ डैश बी व ओ डैश सी क्रमशः बाह्य कोण बी व बाह्य कोण सी के अर्धक। अर्धक का मतलब होता है समद्विभाजन, दो बराबर भाग अर्धक है। अर्धक है, समद्विभाजक है या दो बराबर भागों में बांटने वाले हैं, तो ही ये इस तरह से ओ डैश केंद्र बनेगा और ये फॉर्मूला लगेगा बी ओ डैश सी बराबर 90 माइनस a/2। अब इन दोनों का एक संयुक्त है, ये ओ अंतः समद्विभाजक और ये ओ डैश बाह्य समद्विभाजक, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। यदि अंतः समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक दोनों ही केंद्र ऐसे साथ में लिखे हो तो ये दोनों आपस में कोण समपूरक कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? समपूरक। कोण BOC प्लस कोण BO' बराबर 180 डिग्री। अंतः अर्धकों के योग वाला, बाह्य अर्धकों के ये योग वाला, दोनों जो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का योग हमेशा
180 डिग्री होता है। ये अंतःअर्धक है, ये बाह्य अर्धक है, इन दोनों का योग, इस कोण और इस कोण का योग जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कई बार ये कोण देख के ये पूछ ले या इनमें से कोई एक दिया हो, तो दोनों में से एक दिया हो, जैसे ये दिया 60 डिग्री, इसका मतलब ये कितना होगा 120 डिग्री होगा। BOC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। दोनों में से एक दिया है, दूसरा आप 180 में से घटा के कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोण से संबंधित। कई बार इस तरह से थ्योरम का ये प्रश्न बनता है। अंतःकेंद्र, अभी तक जो अपने पढ़ा ये अंतःकेंद्र, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, अंतःवृत्त क्या है। अगला, अंतःकेंद्र स्थिति सभी में एक जैसी होती है कि त्रिभुज के अंदर ही होता है। परिकेंद्र, परिकेंद्र या बाह्य केंद्र भी इसको कहा जाता है, परिकेंद्र या बाह्य केंद्र। परिकेंद्र या बाह्य केंद्र, इसकी परिभाषा यह है कि यह भुजा का लंब समद्विभाजक होता है। तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे उस बिंदु को परिकेंद्र या बाह्य केंद्र कहते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजा का लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब देखिए लंब समद्विभाजक भुजा का कैसे, भुजा का लंब समद्विभाजक मतलब भुजा के दो बराबर भाग और कोण 90 डिग्री का, ये भुजा के दो बराबर भाग और कोण 90 डिग्री का, ये भुजा का लंब समद्विभाजक। अब ऐसे ही इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये और इस भुजा का लंब समद्विभाजक, भाई तीनों कहीं कहीं तो मिलेंगे, ये मिलेंगे। ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली 90 डिग्री की रेखा या लंब, वो लंब जो भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु ये केंद्र, और ये जो केंद्र है ये होता है परिकेंद्र। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र या बाह्य केंद्र कहलाता है। और ये केंद्र मतलब परिकेंद्र, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, तीनों शीर्षों से। और यह त्रिज्या, यह दूरी परिकेंद्र की यह दूरी परिवृत्त की परित्रिज्या या त्रिज्या कहलाती है। तीनों शीर्षों से समान दूरी पर मतलब इसको केंद्र मानकर जो अपन वृत्त खींचेंगे वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होगा। इस तरह से परिकेंद्र, परिकेंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। और यह दूरी, यह परिवर्त की त्रिज्या होगी। ये परिकेंद्र जैसे मान लिया P, ये A, ये B और C, तो यहाँ पर AP बराबर BP बराबर PC,
ये तीनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होगी। इसको परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर, परित्रिज्या कहते हैं। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। इस तरह से वृत्त बनेगा, वो बार की ओर बनेगा और इसमें ये त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या। अब इसका फॉर्मूला भी है, परिवर्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर ए बी सी, ये भुजाएं हैं, बटे में 4 डेल। ये परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला, परिवर्त की त्रिज्या आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा, जिसमें ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं और डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें भी कई बार परिकेंद्र देके ऐसे प्रश्न बनता है। ये P परिकेंद्र है, P परिकेंद्र है और इन दोनों में से एक कोण देके दूसरा पूछ लिया जाता है। ये कोण जैसे x, ये कोण इसका डबल 2x होगा। यदि P परिकेंद्र है, ये कोण x, ये इसका डबल 2x। ये ऐसा क्यों होगा कि इसके ऊपर यदि वृत्त खींचते हैं अपन, देखिए ये, तो इस वृत्त की ये एक जीवा है, इस जीवा द्वारा एक कोण बन रहा है केंद्र पर, एक कोण बन रहा है परिधि पर। तो एक ये वृत्त की थ्योरम भी है कि वृत्त की किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगुना होता है। परिधि वाला कोण x है तो केंद्र वाला कोण क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। किसी जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, या केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। मतलब परिधि वाला आधा है और केंद्र वाला क्या है, दुगुना। मतलब इन दोनों में से कई बार P परिकेंद्र है, इस तरह से त्रिभुज बना के आपको पूछ लिया जाए। ये 40 डिग्री, ये ज्ञात करना है, P परिकेंद्र और x का मान बताओ। सीधा सीधा ऐसे प्रश्न आता है, त्रिभुज देके P परिकेंद्र है, ये कोण ऊपर वाला 40 दिया हुआ है, ये कोण ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 गुणा 40, 40 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री की x का मान कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो ये परिकेंद्र से संबंधित प्रश्न बनता है। अंतकेंद्र का था, परिकेंद्र का भी है। अंतकेंद्र में 2 है, एक अंतर अर्धकों का, एक बाह्य अर्धकों का, और परिकेंद्र वाले में एक ही है। ये परिकेंद्र का प्रश्न है और इस तरह से परिकेंद्र का भी बनता है। परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है r बराबर ABC बटे 4 डेल्टा। बाकी अलग समकोण त्रिभुज में भी अलग है, परिवर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज का भी अलग है। उन सभी के फॉर्मूले लास्ट में लिखने हैं। अब अगला लंब केंद्र बच गया है, तो वो अगली क्लास में करेंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी है फिर।